अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक को सोहाजिल की तरफ से सुबह बखैर। और अब्दुल साहब आज मेरे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। सर हमने कल आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया, बस मसरूफियत कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से बास्कत कभी कभी हो जाता है। तो हरमीत साहब कैसे हैं? वो भी कल बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी कल आपको बहुत मिस किया। हरमीत आज आप कैसे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ का मौसम? लाहौर तो बड़ा अच्छा हो रहा है मौसम के एतबार से। और रोज़ साहब वेलकम। हाँ, तो मौसम बड़ा अच्छा है हरमीत। जी जी, मेरी आवाज़ आप तक तो पहुँच रही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल 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 आवाज़ पहुँच रही है। बात ना हो तो आप ये बताओ, हमारे यहाँ तो ह्यूमिडिटी भी है, मतलब मिक्स सा है, कोई बूंदाबांदी भी हो जाती है, लेकिन आपके यहाँ कैसा है? रोज़ साहब कमाल का मौसम है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुई है और उसके बाद कल बड़ा कमाल का दिन गुजरा है, ठंडी ठार हवाएं। और मेरा वैसा रुख था पीर सुहावा की तरफ, तो मैं तो वहाँ गया था और वहाँ पे ज़्यादा ठंडक थी, मतलब ज़्यादा आप ऐसे फील कर रहे थे कि शायद ये फरवरी का महीना हो, वहाँ पे ऐसा मौसम था। लेकिन अभी इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में मौसम वाकई बहुत प्यारा है। अच्छा, तो बाकी मुल्क की तरफ अगर देखें हम तो मौसम मानसून शुरू हो चुका है, ये स्पेल और बाद इलाकों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे मानसून के स्पेल की वजह से तुग़यानी है, सैलाबी रेलें हैं, नदियाँ बिफर गई हैं और जिसकी वजह से काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। पूरे मुल्क में 77 के करीब कहते हैं 77 हलाकतें हो चुकी हैं और वार्निंग है फ्लड की, अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग है। कराची में एक दो दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था और एक बार फिर भरम खुल गया था कराची एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाती है तो वहाँ के जो इंतज़ामी शहरी इंतज़ामिया के लोग हैं वो संभाल नहीं पाते। ये क्यों नहीं हो पाता, इस हवाले से किसी वक्त हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सोहा की तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं आज के हमें किस किस तरफ को सैर करवाने जा रही है ये। अच्छा, आप सैर की बात कर रहे हैं, जब हरमीत ने नाम लिया ना पीर सुहावा का, तो जब मैं पहली दफ़ा वहाँ गई मैंने देखा तो उस नाम के अंदर मेरा नाम भी आता है हरमीत। आपने नोटिस किया उसके अंदर पूरा सोहा लिखा होता है, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हुई थी देख के। ऑल दो मौसम लाहौर का ऐसा है, इस्लामाबाद के तो बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय करें, लेकिन एक बादल किसी इलाके पे मेहरबान होता है, किसी इलाके पे नहीं होता। मैं कल जोहर टाउन गई तो इतनी शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही थी और मैं गुलबर्ग वाली साइड पे आई तो कोई बारिश ही नहीं थी। तो ये सूरत हाल इस तरह से है, बस मिला जुला रद्द अमल है ये बादलों का भी, कभी कहीं बरसते हैं कहीं नहीं बरसते। तो आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। सियासी हो गए हैं। टॉप स्टोरीज से चलते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको टॉप ऑफ द लिस्ट बताएंगे कि कलअदम टीटीपी के साथ बातचीत यानी प्री डायलॉग हो रहा है और हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, कहना है हमारे वजीर दाखिला का। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्री डायलॉग जो है ये क्या मिथ है और ये बातचीत कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं हमारे ये पॉलिटिशियंस। और साइफर से मुताल्लिक खत जो है सर बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया, ये इल्ज़ाम लगाया है मरियम औरंगजेब ने। हमेशा आजकल काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और कभी टैपिंग आ जाती है और कभी इस तरह की नौयत मुख्तलिफ नौयत की चीज़ें आ जाती हैं जो कि सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पर रंग बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अच्छी खबर है, अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोगों से शेयर करते हैं कि ट्रेन में ख़ातीन और ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़र सहेली, हाँ, इसका वो ऐप होगा, ऐप होगी, उसको कैसे यूज़ करते ऐप होगी ताकि फौरी तौर पे अलर्ट दिया जा सके अगर उनको कोई खतरा महसूस हो तो। वुमेन सेफ्टी ऐप भी इसको कहा जा सकता है, जो कि पहले भी कई दफ़ा लॉन्च की है, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर ट्रेन में सफ़र करने वाली खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए लॉन्च की है। इसे कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, कि आप अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं अगर आप पब्लिक में जाते हैं, तो इसको डिटेल में आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, जिसका जिक्र सर ने आगाज़ में किया। हरमीत, आपको याद होगा कल के शो में भी हमने 11 हलाकतें जो है उसके बारे में बताया था कि बलूचिस्तान में किस तरह से सैलाबी रेले और उस रेले में बहते हुए सर लोग इधर उधर जा रहे हैं, 37 तक पहुंच गई है। हाँ जी, और दीगर मुल्का इलाके जो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं, तो इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा नौजवानों के लिए, खासतौर पर वो नौजवान सर जो ये लेम एक्सक्यूज़ देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्रीलांसिंग क्या मिथ है, बहुत सारा आपने सुना होगा, लेकिन उसके टेक्निकल पॉइंट्स पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि अगर आपने घर बैठ के पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे सर। हम इसके जिक्र तो आज के बाद मुझे लगता है बस एक दो दिन रह गए चांद रात मुरीद में, आज के बाद रोज़ाना जिक्र करना चाहिए कि मवेशी मंडियों का हाल क्या है। हरमीत, आपने कोई इस्लामाबाद की इधर उधर मवेशी मंडी का रुख किया है? कोई आपने भी बैला और कोई मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं बकरों के? हाँ, बड़े प्यारे प्यारे नाम वैसे वो होते हैं और
लास्ट टाइम जब ज़्यादा रिपोर्टिंग करनी होती थी तो मैं चला जाता था, कि इस बार मैं नहीं गया हूँ। हाँ, कई दोस्तों ने जो मंडियाँ सजाई हैं उनकी तरफ से कई कॉल्स भी आई हैं कि भाई आ जाएं, हमें भी टीवी पे दिखा दे, पर टाइम मिला नहीं कि उनकी तरफ मैं जाता। लेकिन बड़ा मज़ा आता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं और फिर वहाँ पे जो भाव जब लगता है, वह मुख्तलिफ कीमतें जब लगती हैं उसकी तो एक अलग मज़ा होता है उसका। वैसे लेकिन आज इस्लामाबाद में बहुत सारी मंडियाँ जो है ख़ासकर बारकों की साइड पे और उसके बाद फिर सेतपुर विलेज में और ऐसी जगहों पे जो है वो मंडियाँ सजी हुई हैं और बड़ी रश है आज, क्योंकि आखिरी दिनों में बड़ी रश हो जाती है, लोग खरीदो फरोख्त में ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जिसने नहीं खरीदा चलिए होता जी, अब उसको बच्चे जो जल्दी है वो होती तो कि वही भैया जानवर कुछ ना देखेंगे कुछ जब वो खरीद के घर ले आ आए। जाएगा, उनकी एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। डेली और डोज। आगे बढ़ते हैं डेली डोज की तरफ चलते हैं। डोज में पहले खबर इस्लामाबाद से ही है। हरमीत, आपने भी देखा होगा इस्लामाबाद में पिंडी और इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है। सर, ब्लू मेट्रो ट्रेन है और इसके अलावा ग्रीन लाइन, 2 लाइन्स का इफ्तिताह किया है Green वज़ीर आज़म ने। line, जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। आपको इस्लामाबाद में इसका सफ़र का मौका मिला अभी तक हरमीत? सर अभी तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी जैसे होगी, अभी तो तकरीबन बहुत सारे स्टाफ जो है वो बने नहीं है, तैयार नहीं है, रोड्स पे काम कंस्ट्रक्शन अच्छा, तो इफ्तिताह ऐसे ही कर दिया तो इन्होंने? इसके लिए पूरा जो है जी इफ्तिताह तो वैसे ही किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात इनको पता है कि आने वाले टाइम शॉर्ट हो सकते हैं। तो अभी तो बहुत सारे स्टेशन जो है वो नहीं बने हुए हैं, रोड्स पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी तेज़ी से जारी है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरह बारकों की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप जब राउल लेक की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन काम पूरा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में टाइम तो लगेगा इसको चलाने में, क्योंकि बारकों का जो साइड है वो बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे होती है। अच्छा देखिए, इसकी कड़ी ये भी हो सकती है सर, कल मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि जो ऐलान हमने उस दिन किया था ना अपने प्रोग्राम में भी कि 100 यूनिट्स के बाद आपको बिजली फ्री मिलेगी। सर, ज़िमनी इलेक्शन नज़दीक है, उससे पहले हमारा बिल आ जाना है। और अगर अब ये ग्रीन लाइन की हम बात करें, ब्लू लाइन की, तो ये देखिए मेट्रो बस सर्विस के ऐलान के साथ ये भी कहा है शहबाज शरीफ ने कि आपको पता है हाँ, पूरा लेकिन महीना वो फ्री होगा। इस्लामाबाद है, वो पंजाब की बात हो रही थी, ये इस्लामाबाद है। सर, पूरा महीना फ्री करने की भी बात की उन्होंने। हाँ, वो बिजली सफ़र की करें वो आप। बिजली की बात हो रही है। अच्छा जी, और ये मेट्रो बसेस जो हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 लाइन्स हैं, एक 20 किलोमीटर तवील ब्लू लाइन है और दूसरी जो है Green line। 20 किलोमीटर वाली जो है, इस पर 13 मुसाफिर स्टेशन बनाए गए हैं और दूसरी ग्रीन लाइन है। 4 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इसमें ताख़ीर हो गई और ये ताख़ीर की वजूहात की बुनियाद पे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थोड़े से बरहम थे कि इतनी देर क्यों हो गई है। ये वैसे समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे मंसूबे डिले का शिकार होते हैं, और जो मंसूबा अगर फ़र्ज़ किया 100 रुपये का होता है तो वो कई हज़ार रुपये में जाके पड़ता है इस डिले की वजह से। तो इसके बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए, काम में तेज़ी लानी चाहिए। मैं देखा है कि बाहर के ममालिक में, चाइना में ख़ास तौर पर, इवन सिंगापुर में जब हमने जाके वहाँ विज़िट किया हुआ है तो पता चलता है कि मंसूबा अगर 2023 का है तो पता चलता है मिड 2022 में उसको मुकम्मल कर लिया गया है, वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते हैं और फिर आता है कि जी इतने पैसे की बचत होगी। तो ये हमारे यहाँ इतने पैसे की बचत नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और बहरहाल इस्लामाबाद के शहरियों को फिर भी मुबारक के ये 2 लाइन्स, ग्रीन लाइन्स और ब्लू लाइन्स का इफ्तिताह हो गया। कल जल्दी ये सर्विस जो है फुल थ्रॉटल पे चल पड़ेगी। और सर ये जैसे सर्विस जो है वो 1 माह के लिए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए फ्री भी है। फ्री है, फ्री है जी, जाएं उसके एंजॉय बाद इसका करें। टिकट जो है वो होगा, तो आप जाएं एंजॉय करें। देख के हरमीत आप भी जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम कराची लेकिन चलते हैं। इंतजार करना होगा रोड जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि पूरी मुझे तो लग रहा है functional नहीं हो कि साल जाती। 1.5 से ज़्यादा वक्त लगना है और आज भी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आपको कराची ले जाते हैं। व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, कराची में 24 घंटे खुली रहने वाली एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर अगर आप फ्री वक्त आपको मिलता है, चाहे वो शाम को मिले, दोपहर को मिले, सुबह में मिले या लेट नाइट मिले, आप जाएं और जाकर किताबें पढ़ें। से ये बहुत अच्छा काम है, यस सर। हकीकत ये है। यानी लाइब्रेरियों के बारे में जब बात आती है ना, तो मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरा बस चले तो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज हों और फिर उनको कोई पाबंदी ना हो टाइम की। लोग जो हैं जिस वक्त अपने घरों अपने ऑफिस से काम करके या घरों के काम से फ्री होते हैं तो शाम के बाद ही उनके पास वक्त होता है जब वो जाके लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बाहर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि लाइब्रेरीज़ को कम से कम वक्त का पाबंद नहीं बनाया जाता। इवन बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसी सूरत हाल है। ढाका की एक लाइब्रेरी के बारे में मुझे मालूम है कि वो खुलती लंच टाइम के बाद है और आधी रात से भी ज़्यादा देर तक खुली रहती है, क्योंकि लोग फारिग ही सर उस वक्त होते हैं, फारिग उस after वक्त offices होते हैं। ना।
तो लाइब्रेरियाँ जाना वैसे ही रऊफ साहब, आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में ई लाइब्रेरी का क़याम हुआ था, और उसमें ये बड़ा, एक तो आपको जो है क्योंकि एक पार्क के साइड पे या जहाँ पे ज़्यादा लोग वॉक करते हैं उसी साइड पे ये बनी थी। अगर मैं रावलपिंडी की बात करूँ तो नवाज शरीफ पार्क, अभी तो उसका नाम भी खान साहब ने बदल दिया है, अल्लामा इकबाल पार्क नाम रख दिया है। तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी जो है वो बनी थी, और वहाँ पे लोग जाते थे, स्टूडेंट्स, वैसे भी बहुत सारे लोग जो आसपास के रिहायशी थे, और वहाँ जाके वो मुतालिया भी करते थे, और साथ साथ जो नज़ारे थे, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी, और पार्क भी बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा इकदाम था, और पूरे मुल्क, पूरे मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में वो लाइब्रेरी बनाई थी। लेकिन जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने वो फिर कुछ देर के लिए वो बंद कर दी थी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, जितनी ज़्यादा लाइब्रेरियाँ होंगी तो लोग जो है पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जारी बात है जब आपके पास हर किस्म की नॉलेज होगी तो जहाँ पे आपकी, उसके साथ साथ आपकी गुफ्तगू भी काफ़ी मयारी होगी। हमारे यहाँ और लाइब्रेरीज तो काफ़ी सारे लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का जिक्र करना ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि जैसे हरमीत ने कहा कि नज़ारे भी, ग्रीनरी आसपास, उसके दरमियान में सफ़ेद रंग की एक लाइब्रेरी, और बड़ी खूबसूरत है सर। उसके भी टाइमिंग जो है वो बेहतर करने चाहिए, चूँकि शाम को 5 बजे वो या 6 बजे बंद हो जाती है, तो ये गलत है। मतलब इसके बारे में जैसे कराची की लाइब्रेरी का आया है कि इसको खुला रखा जाएगा 24 घंटे, इसको भी होना चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इंतज़ामिया से कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और दीगर कई लाइब्रेरीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग रुख करते हैं। सेंटर ऑफ द सिटी में है कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, हर तरफ से अप्रोच आसान है, लोग वहाँ पे जाते हैं, मॉल रोड के ऊपर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी लाहौर में रहने के बावजूद तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत ना समझें आप। उसकी वजह यह है कि जी, नील गैमन एक बहुत फिलोसफर हैं, राइटर हैं, उनका कहना है कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल डिपेंड करता है इतना कि शहरों के पास लाइब्रेरियाँ कितनी हैं, हम ड्रीम कितना करते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं। और फिर एक और राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बागीचा और एक छोटी सी लाइब्रेरी है तो आप अपने आप को खुशकिस्मतरीन आदमी समझें। सर किताब से बेहतर कोई रफ़ीक भी नहीं है, इतनी खूबसूरत बातें। और अगर जो लोग सर शौक़ रखते हैं मुताले का और किताब से मोहब्बत करते हैं, ये उन्हीं की एग्जाम्पल है। तैमूरिया इस लाइब्रेरी का नाम है। अगर आप कराची में हैं तो जाएँ और विज़िट ज़रूर करें, और इसके लिए टाइम की पाबंदी बिल्कुल नहीं है, जिस भी टाइम आप फ्री हैं आप जाएँ। सर आप कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का जिक्र कर रहे थे, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि उस लाइब्रेरी में वैसे तो लोग 5 बजे चले वो बंद हो जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली वैसे भी लोग बड़ी तादाद में वहाँ नहीं जाते। मैंने अक्सर लोगों को सर वहाँ शूट के लिए जाते हुए देखे, वहाँ पर फोटोग्राफ्स बड़ी ली जाती हैं, वहाँ पर शादी के शूट्स पड़े होते हैं। तो जनाब अपनी उनको पता है कि वैसे ये मुतालिया करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वक्त मिलता है आपको 5 बजे के बाद, वो बंद हो जाती है। तो लोगों ने सोचा कि भैया क्यों ना शूट ही करा देते हैं, और शादी के बड़े शूट्स होते हैं वहाँ पे। हाँ, ये अफसोसनाक है वैसे। मतलब ये है कि अंदर भी चले जाएं, अंदर भी झांक लें, किताब से कोई दोस्ती कर लें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे सुनकर और देखकर बहुत खुशी हुई है। इशारों की ज़ुबान में कुरान पाक की तालीम। सर इंडोनेशिया का ये शहरी है, अब्दुल कहफी इसका नाम है। हाँ। और सर इसने समाज से ये महरूम है, और इसने एक बोर्डिंग स्कूल बनाया और इशारों से बच्चों को कुरान पाक सिखाना शुरू किया। 2019 की बात है सर। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे भाई, मतलब इशारों की ज़बान में आम बात समझ में नहीं आती है। और ये अब्दुल काफ़ी है ना सर, ये सर अब्दुल काफ़ी इन्होंने 2019 में इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल का ऐसे तमाम बच्चों के लिए बनाया था जो समाज से महरूम है, जो सुन नहीं सकते, और ज़ाहिर है सुन नहीं सकते तो फिर बोलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। ये उनके लिए स्कूल है और वहाँ पे इशारों की ज़बान में सिखाया जा रहा है कुरान पाक। हाँ, तालीम। और सर असातिज़ा जो है उनकी तादाद यहाँ पर 12 हैं, और अब तक 115 ऐसे बच्चे हैं जिनको सर वो कुरान पाक सिखा चुके हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बोर्डिंग स्कूल जब बनाया था 2019 में, जब बहुत ही मुख्तसर सी तलबा की तादाद थी जो आया करती थी और आकर यहाँ पर कुरान पाक सीखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वालिदैन को पता चलता गया कि अगर हमारे बच्चे क़ुव्वत समाज से महरूम है लेकिन उसके बावजूद भी कुरान की तालीम हासिल कर सकते हैं, तो भी फिर वालिदैन ने बड़ी तादाद में भेजना शुरू कर दिया। और सिर्फ ये देखिए, नाजरा जो होता है, और पहला आप जो पहला सपारा पढ़ते हैं उससे पहले आप नाजरा पढ़ते हैं, कायदा पढ़ते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर पूरा कुरान पाक पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में अगली खबर जो है वो एक पालतू कुत्ते ने बतख के 15 बच्चों को गोद ले लिया। बरतानिया में एक कुत्ते ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब उसने बतख के 15 यतीम बच्चों को गोद ले लिया, और अब भी उनका ख्याल रख रहे हैं। लेब्राडोर
नस्ल के ये कुत्ता है, और उसने जब देखा कि ये 15 बच्चे बतख के जो है इनकी माँ एक दिन अचानक गायब हो गई, तो इसने जनाब उनको गोद ले लिया। इंसानी जो ये देखिए, आप विजुअली भी देख सकते हैं, इंसानी ताल्लुक की। देख लें फिर अंग्रेज़ों के कुत्ते भी कितने सयाने हो गए। और आपको पता है ये जो अगर हम देखें ना, तो माहिरीन जो जानवरों के रवैये को ज़्यादा स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कुत्ता ख़ास तौर पर किसी परिंदे से प्यार करे ना, आप बहुत कम देखते हैं इस तरह के। तो बतख के जो बच्चे हैं, जब उसने देखा, वैसे तो वो इसी इंतजार में होता है कि किस तरह उसका शिकार किया जाए, कर लें, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी हैरान कौन सी बात है कि बतख और फिर वो छोटे छोटे बड़े खूबसूरत, वो देखे ना येलो कलर के बड़े बजे, और वो भी इस तरह बैठे हुए हैं जैसे उनको लग ही नहीं रहा कि अम्मा जो है पराई अम्मा है, और अम्मा अपनी कहीं नहीं है, फिर भी बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। और हरमीत अम्मा कहीं चली गई, और 2018 की बात है, 2018 की बात है, अम्मा रात कहीं चली गई, या पता नहीं वो गुम हो गई है, कहाँ पे है। लेकिन जब कुत्ते ने ये देखा कि बच्चे अकेले हो गए और एक नहीं दो नहीं हो गई होगी, 15 बच्चों की माँ किसी के साथ भाग गई। 15 बच्चों की माँ कहीं और चली गई, ये भी हेडलाइन हो सकती है। वैसे रऊफ साहब, इस किस्म की खबरें जो होती हैं बड़ी हेडलाइन होती है वहाँ के अखबारों में। हमारे यहाँ तो मार धाड़ की खबरें हेडलाइन बन जाती हैं, और या इमरान खान और या अपोजिशन की बात है, लेकिन वहाँ इस किस्म की चीज़ें बड़ी हेडलाइन बन जाती हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दुनिया के मारूफ तरीन टिकटॉकर खाबी लईम हाफिज़ कुरान भी हैं। ये बड़ा कमाल है, मतलब ये इटली में रहते हैं और सेनेगल से इनका ताल्लुक़ है, और खाबी नईम ने इंकशाफ किया है कि वो बाअमल मुसलमान हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और वैसे इनकी वीडियो जो हैं वो कॉमेडी के हवाले से होती हैं, कमेडियन है ये, और अपनी शोहरत ये रखते हैं मज़ाया वीडियोस और मुश्किल लाइफ हैक्स को आसान करके दिखाने के हवाले से। खाबी लईम का जैसे मैंने बताया ताल्लुक़ सेनेगल से है, और 2022 में मुख्तसर वीडियो अपलोडिंग ऐप टिकटॉक पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले का एजाज़ इनको हासिल है। ये बड़े टॉप के टिकटॉकर हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोस बहुत अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव भी होती है। अगर हम लाइफ हैक्स की बात करें तो बड़ी चीज़ों को आसान करके बताते हैं कि अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आप समझे कि ये मिनी गूगल है। आपको हर चीज़ की लाइफ हैक्स से मुतालिक जो है वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि आपने ये काम अगर आसान तरीके से करना है तो कैसे करना है। और अगर फ़नी वीडियोस की बात करें तो आपको पता है ये सर इनका जॉनर है, ये सीरियस होकर हंसाते हैं, ज़्यादा हंसते नहीं है, सीरियस कॉमेडी करते हैं इस तरह की कि आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, जो कि स्माइलिंग बिल्कुल नहीं होंगे, लाफ्टर बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आप उनके एक्सप्रेशंस को देख के मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे मुसलसल। और भाई कमाल ये है 78 मुश्किल कॉमेडी है मेरे ख्याल में कि सीरियस होके आप किसी को हंसाना। 78.5 मिलियन इनके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर है। 78.5 78.5 मिलियन कितने बनते हैं ये? तकरीबन मेरे ख्याल में 7 करोड़ 85 लाख इतने बनेंगे तकरीबन। सर हमारे पाकिस्तान के टॉपेस्ट की जो है वो 1 मिलियन हाँ, तो इनके जनाब इतने हैं। ट्विटर पर 2 लाख से जायद, जबकि फेसबुक पे इनके 12 लाख से भी जायद इनके फॉलोअर्स हैं। क्या बात। तो बड़ी, आपने अगर नहीं देखी खाबी लईम को तो इनको देखें, आप इनको फॉलो करें और इनकी वीडियोस भी देखें, और फिर इनके बारे में भी पढ़ें, जानने की कोशिश करें कि कैसे इन्होंने हिफ्ज़ किया है, और ये इस्लाम की तालीमात भी साथ में देते हैं। बिल्कुल एंजॉय करें इनकी इस तरह की जो वीडियोस है उसको देखें, बिकॉज आजकल इतने स्ट्रेस और एंजाइटी वाले माहौल में ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स ही होते हैं टिकटॉक पे जिसको आप देख के हंसना शुरू कर देते हैं। और टिकटॉक पे तो आप चले जाएं तो सर पता नहीं आपका एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, हरमीत आपका हुआ या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि टिकटॉक को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते करते 1-2 घंटे तो आराम से गुजर जाते हैं, तो लोग काफ़ी इन्हें पसंद करते हैं। ऑल दो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम बड़ी खूबसूरत सी एप्लीकेशन है। अगर आप देखें ना, बड़ा टाइम बड़ा, क्योंकि आपको पता है अब वक्त जो है बड़ा कम होता है, और आपके पास शॉर्ट वीडियो देखने को, शॉर्ट वीडियो में काफ़ी सारी इंटरटेनमेंट आपको मिल जाती है, तो आपकी बात दोस्त है कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है कम टाइम में आपको ऐसा लगता है कि गुजर गया। ऐसे ही है। तो अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम वाजी। ब्रेक के बाद हमने आपको हेडलाइन जिस वक्त उसका डिस्कस कर रहे थे या मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे उस वक्त बात की थी, और वो मरियम औरंगज़ेब के एक स्टेटमेंट के हवाले से कहा था कि उन्होंने कहा कि साइफर से मुतालिक ख़त जो है बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। इस वक्त नून लीग या PDM की स्ट्रैटेजी तो ये लगती है, या जो हुकूमत है उसकी स्ट्रैटेजी ये लगती है कि मुसलसल अटैक किया जाए
तहरीक इंसाफ के ऊपर। कभी तोशा खाने का केस लेके उसको बुलंद की जाती है आवाज़, कभी बुशरा बीबी के हवाले से कोई ऑडियो टेप सामने आ जाती है। ऐसे में ज़रा अगर ये हम डिस्कस कर पाएँ कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी या क्या होनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, या उनकी जो भी स्ट्रेटजी है क्या वो कामयाब भी है और क्या नून लीग की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब है। इस हवाले से बात करेंगे। मदर अब्बास साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं सबको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। इस मसले को ज़रा हल कर लें ताकि हम उनसे बातचीत इस हवाले से कर सकें। लेकिन सर, ये जो पाकिस्तानी सियासत, जैसे कि हरमीत आप आगाज़ में कह रहे थे कि जैसे बदलता मौसम है, बदलती रुत है, वैसे सियासत में हर रोज़ एक नई चीज़ आती चली जा रही है, जिससे आप डायनामिक सियासत की रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होते देख रहे हैं। कोई सर टेपिंग आती है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और मरियम औरंगज़ेब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया इंकशाफ करती हैं। और रिसेंटली सर जो आप बता रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि साइफर से मुतल्लिक़ ख़त जो है वो बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पर ही निकाला गया है। और अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये अब की बात नहीं है, एक पिछले लंबे अरसे से पंजाब को ऑपरेट किया जा रहा था उनके घर से। लेकिन सर, इस सारी सूरत हाल में क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर हम सिर्फ इस चीज़ की बात करें कि आपका जो एक्ट है, आपका प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी एक्ट या प्राइम मिनिस्टर प्राइवेसी एक्ट, उसकी शदीद वायलेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है कि वहाँ की लाइन जो स्पेसिफिकली प्राइवेट लाइन है, उसे कैसे टैप किया जा रहा है, उसे किस तरह से हम तक पहुँचाया जा रहा है, उसे कौन टेप कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे सवाल बहस चली जाती है कि फ़ोन टेप करना जो है वो सही भी है या नहीं है। चूँकि इसके बारे में एक लिहाज से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। लेकिन अब इसी की बुनियाद के ऊपर ये जो टेप्स हैं ये बाहर आ रही हैं, ये जो आवाज़ें बाहर आ रही हैं। हम जैसे बात कर रहे थे कि ऐसे मौके पे ऐसा लगता है कि इंतहाई एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ, एग्रेसिव स्ट्रेटजी है जो हुकूमत की है, और वो ये है कि हर सूरत में जो तहरीक इंसाफ है उसको दिखाया जाए कि उसके दौर में करप्शन बेपनाह हुई, उसके दौर में हर तरह की करप्शन है। जैसे मैंने कहा कि पहले तोशा खाना का केस है, उसको बहुत उछाला गया, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ख़ास वाज़े जवाब नहीं आया, बैकफुट के ऊपर चलेगा। और इसी तरह से जैसे हमने ये जिक्र किया बुशरा बीबी का, तो बुशरा बीबी के हवाले से भी जो ये कहना है कि जनाब फ़ोन टेप करना गलत है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये एक्नॉलेज कर लिया गया है, मान लिया गया है कि टेप्स जो हैं वो ठीक थी और टेप्स ठीक थी या ऑडियो ठीक है। तो इस बुनियाद के ऊपर फिर ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि बुशरा बीबी को ये हक़ किसने दिया कि वो जाके जो तहरीक इंसाफ का या हुकूमत का मीडिया विंग है उसको डायरेक्शन दे रही हों और ये कह रही हों कि जितने लोग मुनरफ होके गए हैं उनको गद्दार कहा जाए। तो ये बड़ा मुश्किल सा मरला है ऐसे एक लिहाज से देखा जाए तहरीक इंसाफ के लिए कि किस तरह से अपने आप को डिफेंड करें। तो हरमीत, आपका क्या हाल है? मतलब ये है कि जी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शेर मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और यही सवाल हमने उनसे जब किया कि जब मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक हुआ करती थी तो आप बड़े शायदाना बजाते थे और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुआ करती थी और बड़ी खुशियाँ होती थी, खासकर आपकी जो सोशल और डिजिटल मीडिया की जो विंग है वो फोर्स बड़ी एक्टिव दिखाई देती थी और इस किस्म की प्रोपेगेंडे। और आज जब आप पे ये वक्त आ चुका और बुशरा बीबी का ये जो जिस पे आपका मौक़िफ़ है कि ये कहीं ना कहीं फ़ौज इसमें इन्वॉल्व है, तो आप तो डायरेक्ट इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल रियल है और आवाज़ उनकी, और टैप जो है करना, फ़ोन को टैप करना, ये रिकॉर्ड करना, ये ज़ाहिर बात है सरासर गलत काम है। तो आपके दौर में जब हुआ तो तब सब ठीक था। सीनियर एनालिस्ट हैं, आप जो बात कर रहे हैं यही बात हम उनसे भी पूछ लेते हैं। मदर अब्बास साहब, कहिएगा इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मरियम औरंगज़ेब ने अब एक और चीज़ आयद की है और एक और इल्ज़ाम आयद किया है, कहती है कि साइफर से मुतल्लिक़ ख़त जो है बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पर निकाला गया। इससे वो कहना चाह रही है कि बहुत अरसे से, एक लंबे अरसे से पीटीआई की गवर्नमेंट ऑपरेट की जा रही थी घर से, अब बुशरा बीबी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दिया करती थी। आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, मुझे ये फ़िलहाल तो इल्ज़ामात की सियासत लग रही है कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए, बहुत से मुकदमात कायम किए, बहुत से उनके लोग गिरफ्तार किए, जिनके कुछ के मुकदमात चल रहे हैं, कुछ को ज़मानतें हो गई हैं। इससे ज़्यादा मुझे अभी तक नहीं लग रहा। अब मरियम नवाज साहिबा की कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, वो उस लिहाज से अभी तक डिस्क्वालीफाई हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़रूर वो एक भरपूर आवाज़ हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन जो भी इल्ज़ामात लगाए इनमें से किसी एक पर अब तक मुकदमा कायम हुआ है, किसी की गिरफ्तारी हुई है, कोई चीज़ आगे बढ़ी है इस हवाले से। अगर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्ज़ामात लगाते रहेंगे तो ये काम तो शहजाद अकबर भी करते थे। तो आप में और शहजाद अकबर में क्या फ़र्क है? आप पहले तो आप अगर इल्ज़ामात हैं, तोशाखाना हो या ये ऑडियो हो, जो भी हो, इसकी तहकीक करें, मुकदमा कायम करें, अदालत में ले जाएं, अदालत में साबित करें, सज़ा दिलवाएं, ख़त्म हो गई बात। मतलब मुझे ये लगता है अब आपके पास वक्त कितना है? जी, आप बोलिए। मुश्किल से 1 साल भी नहीं है, चंद महीने हैं उसमें। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं माँ सिवाय इसके कि आप इल्ज़ामात लगाते रहें, वो इल्ज़ामात का जवाब देते रहें, और इसी में जो है वक्त आ जाए अगले आम इंतखाबात का, आप उसकी बुनियाद पर जो है वो साबित करने की कोशिश करें कि पिछली हुकूमत करप्ट थी, और पिछले आज की जो अपोजिशन है वो ये साबित करेगी कि जी आपने इतने अरबों की करप्शन की है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे इससे आगे ये बात जाती हुई लग नहीं रही। अच्छा मदर, ये बताइए, एक सवाल शुरू में उस वक्त आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने ये उठाया था कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, यानी मुस्लिम लीग नून की, आपने उसका जिक्र भी कर दिया, स्ट्रैटेजी उनकी यही लगती है कि वो मुसलसल अटैक करते रहें, इससे उनको फ़ायदा क्या हो रहा है? और जो तहरीक इंसाफ है, यूँ महसूस होता है थोड़ी सी बैकफुट पे है, उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी कोई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए रऊफ, प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास या मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है, वो लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, हमने पिछली हुकूमत के मुकाबले में महंगाई कम की है, ये तो नहीं कह सकते वो। अगर वो ये कहते तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं थी। उन्हें पता है कि महंगाई के असरात आ सकते हैं इंतखाबात पे, तो वो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, कैंपेन को डाइवर्ट करने के लिए, और ये साबित करने के लिए कि जी ये जो इमरान खान उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दरअसल ये खुद इतने करप्ट हैं और इनका दौरे हुकूमत इतना करप्ट था कि ये इनके लिए जो है ये हुकूमत करना मुश्किल हो गई थी। तो ये मेरा ख्याल है जो इस वक्त PMLN की स्ट्रैटेजी है वो ये कि एक तो किसी तरीके से वो पंजाब में अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट करें। ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है, इनमें से 10 कम से कम ऐसे इलेक्शंस हैं कि जहां से जो लोग जीते थे वो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यानी वो PMLN और PTI दोनों को हरा के इलेक्शन जीते थे। आज PMLN ने उनको ओन कर लिया है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम PMLN को अंदर से आ रही है। इमरान खान की वाहिद स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपनी उस कैंपेन को जारी रखें जिसमें वो मुसलसल टारगेट कर रहे हैं कि ये 2 ख़ानदान जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया है, ये करप्ट लोग हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका की नाफिज करदा हुकूमत है, और वो थोड़ा सा कैंपेन में मुस्लिम लीग नून से आगे हैं, और इस लिहाज से आगे हैं कि वो कई जलसे ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकायदा उनके वर्कर जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। अब उनको, अगर उनका वोटर पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है और उनकी बेहतर तंजीम होती है जो उनको हमेशा प्रॉब्लम रही है, तो PTI के हक में नताइज आ सकते हैं, वरना रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर इलेक्शन स्ट्रैटेजी रखती है PTI के मुकाबले में। लेकिन सिर्फ PTI ज़मीनी इलेक्शन ही काफ़ी नहीं होगा, कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। मज़र साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से, हम तमाम तरह इल्ज़ामात को देखें या अगर हम देखें तो इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो है, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा जब इलेक्शन थे, ज़मीनी इलेक्शन, तो जरदारी साहब लाहौर में बैठे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है इस ज़मीनी इलेक्शन में, बिल्कुल खामोश। मरियम तो जलसे कर रही है, PTI एक्टिव है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं कि वो खामोश है। इसकी क्या वजह? और दूसरी बात ये कि TLP भी अगर हम देखें तो वो भी बड़े लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े ज़्यादा वोट लिए थे, इस बार भी कोई टक्कर दे सकती है TLP नून लीग को या PTI के साथ? जिस तरह इत्तेहाद की बातें हो रही थी, तो क्या उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है या यहाँ पे कोई सहूलत होगी तहरीक इंसाफ को TLP की वजह से वोट तोड़ने के हवाले से? देखिए, कराची में तो TLP बल्दियाती इलेक्शन में
बहुत ही तेज़ी से आगे जा रही है और सरप्राइजेस दे सकती है। लेकिन पंजाब में वो अभी इस पोजीशन में गालिबन नहीं है कि वो सीट निकाल सकें। अगर निकालते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो वोट ज़रूर काटेंगे। अब 2018 में तो उन्होंने तहरीके PMLN को नुकसान पहुंचाया था। क्या उनका वोटर आज भी PTI के मुकाबले में PMLN को वोट देगा, या ये कि उनको इतना वोट मिलेगा कि उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा किसको होगा? मेरे ख्याल में PMLN के लिए आज भी इस हवाले से थोड़ा से डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ या इमरान खान आज भी रियासत मदीना की बात करते हैं। वो उनका पूरा एक नैरेटिव जो है उसका झुकाव सेंटर से राइट की तरफ हमें नज़र आता है, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो तहरीक इंसाफ को ये मिलेगा, बिसाइड जो इमरान खान की पूरी कैंपेन है। तो अगर इमरान खान जीतते हैं ज़्यादा नशिस्तें, देखिए PMLN को सिर्फ 9 नशिस्तें जीतनी हैं पंजाब में अपनी हुकूमत बचाने के लिए, 9 से 10 नशिस्तें जीतनी हैं। PTI को कम से कम 12 से 15 नशिस्तें जीतनी हैं। अगर वो 12 से 15 नशिस्तें जीतते हैं तो ऑलरेडी जो रिज़र्व सीट्स पे उनकी नोटिफिकेशन हो गया है, तो अगर वो इतनी नशिस्तें जीतते हैं तो पंजाब हुकूमत जाएगी, और पंजाब हुकूमत जाएगी तो मरकज़ी हुकूमत का रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है बहुत ही डू और डाई वाला इलेक्शन है ये। अच्छा मदर, बहुत से एनालिस्ट जो हैं जिनको मैं सुन रहा था, उनके ख्याल के मुताबिक 12 से 15 नशस्तें निकालना तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो नून लीग को पंजाब में जो एडवांटेज हासिल है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन लड़ना, आपने पहले भी जिक्र किया, इलेक्शन लड़ना एक बहुत इलेक्शन की मैनेजमेंट करना बहुत ऐसा काम है जो नून लीग को आता है, तहरीक इंसाफ को नहीं आता। तो ऐसे में आपको लगता है 12 से 15 सीटें ले जाएगी तहरीक इंसाफ? देखिए रऊफ, इलेक्शन वेव जो होती है ना, और किसी लीडर की वेव, पर्सनालिटी जो कल्ट होता है, वो मैं 2 इलेक्शंस में बता सकता हूं कि जो पर्सनालिटी कल्ट ने बड़ा काउंट किया। एक तो 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कल्ट था, जिसको भी खड़ा किया वो जीत गया। 87 के लोकल बॉडीज में MQM का कल्ट था। वो लड़के जिन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो लड़के काउंसलर बन गए और मेयर तक बन गए। वो लोग जिनका पहला इलेक्शन था ये, और वो स्वीप कर गए। बिल्कुल। तो अगर उस तरह का कल्ट चल जाता है, उस तरह की वेव चल जाती है, तो ये बड़ी बड़ी इलेक्शन साइंस को बहा के ले जा सकती है। लेकिन अगर तंजीमी तौर पे तकसीम रही PTI, तंजीमी तौर पे, क्योंकि देखिए आज ना जहांगीर तरीन है उनके साथ, ना अलीम खान है उनके साथ, ना चौधरी सरवर है उनके साथ। ये 3 अफराद वो थे जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था पंजाब के अंदर। तो ये इमरान खान को थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज उनका वही है कि महंगाई और उनकी वेव अगर वो चल जाती है तो इमरान खान के लिए एडवांटेजेस हैं, और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो 12 से 15 सीटें जीत जाएं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू मदर। तहरीक इंसाफ के पास जैसे वो कह रहे हैं कि एक ही चीज़ है, वो महंगाई को के नारे को अपनाएं और उसके मुताबिक वोट बैंक को अपने पक्का करने की कोशिश करें। और कल्ट इमरान जो हैं, अगर वो कामयाब होते हैं तो 12 से 15 सीटें जीतने का चांस है, जिसका मुझे कम से कम मुश्किल लग रहा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज जी, ब्रेक के बाद मॉनसून का सीज़न जारी है और मॉनसून इस दफ़ा जैसे कि जो मौसमियात के माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होगा। ये शिद्दत हमें सबसे पहले बलूचिस्तान में देखने में नज़र आई है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से इतनी शिद्दत से बारिशें हो रही हैं कि जिसके नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी का समा है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो ज़ेर आब हैं। सैलाबी रेले मुख्तलिफ़ इलाकों में देहातों को मलयामेट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें भी हो चुकी हैं। बाकी मुल्क में भी अभी अलर्ट है कि मानसून की तबाहकारी हो सकती है। लेकिन हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को जानने के लिए फ़रा अज़ीम शाह साहिबा जो तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, उनकी तरफ रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। फ़रा अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। ये फरमाइए कि एक तो सबसे पहले बहुत अफसोस कि इतनी तबाही हुई है बलूचिस्तान में, लेकिन आप बता सकती हैं कौन से इलाके ज़्यादा इनके ऊपर असर हुआ है, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तबाहकारी ज़्यादा हुई है, जहाँ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड भी बता दूं। लेकिन ये प्री मॉनसून का जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था 13 जून से, और जिसका स्पेल अभी तक जारी है, और जो प्रॉपर एक मॉनसून का सीजन शुरू होना था वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू होना था। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ कि 49 के करीब इसमें आज तक जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं, और 48 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। हमारा जो कोयटा में आप देख रहे थे 2-3 रोज से जो हमारा अर्बन एरिया है वो ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इस तरह इसके साथ साथ हमारा जो सिब्बी है, दुकी का इलाका है, फिर किला सैफुल्ला है, गवादर के चंद इलाके हैं। पब्लिक के सामने भी देखिए, अनअवेयरनेस का हमने इस बार ये देखा है पूरी टीम ने, इंतजामिया ने, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, कि ये जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं ये लोगों की अपनी बेसब्री की वजह से हुई हैं। अब मैं आपको इसमें 2-3 रीजंस आपके सामने रखती हूँ कि देखें, तजावुजात एंड एक्रोचमेंट का जो एक सिलसिला था वो भी था, जिसपे चीफ मिनिस्टर ने कल ही इजलास बुला के इस पर सख्ती से नोटिस लिया है कि जो भी जिम्मेदार हैं इसमें, क्योंकि देखें पानी गुजरने का एक रास्ता होता है, नदी नाले खुश्क पड़े होते हैं, जब बारिशों का सीजन शुरू होता है तो फिर वो पानी अपना रास्ता जो बनाता है, तो वहाँ पर जब तजावुजात होते हैं और फिर जब सैलाब आता है तो ये नुकसान ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ पेशीन में कल ही वाकया हुआ है, इसी तरीके से हरनाई में और सिब्बी में, कि जहाँ से पानी का रेला गुजर रहा होता है, देखिए वो आधा घंटा या पौना घंटा लेता है गुजरने के लिए, लेकिन लोग इतने बेसब्र हैं कि वो गाड़ियां लेके फिर गुजरने की कोशिश करते हैं। और ये जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं इसका रीजन भी यही था कि लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से, और उनको खतरे का बिल्कुल पता नहीं होता और गाड़ी लेकर इतने बड़े रेले से गुजर जाते हैं, और वो फिर रेला जो होता है वो गाड़ियां बहा के ले जाता है। इस तरह 1-2 फैमिलीज की डेथ इसी रीजन की वजह से हुई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए फिर हुकूमत बलूचिस्तान ने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके जरिए हमने जो एक अवेयरनेस कैंपेन थी थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म वो चलाई। तो ये 2-3 ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं, नहीं तो आपको मैं बताऊं कोई भी डिजास्टर अच्छा फरा, इस बात को तो हम मानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे तजावुजात की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों ने ऐसी जगह पे घर बनाए जहाँ जो नाले हैं, जिसका नालों का गुजरान होता है, पानी का गुजरान होता है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ ऐसे क्लिप भी सामने आ रहे हैं कि अभी तक इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। लोग धाड़े मार कर रो रहे थे और उनकी वीडियो जो हमारे सामने उसमें ये कह रहे थे कि हुकूमत बलूचिस्तान बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, उनकी तरफ से कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची, अब तक हमारी जो लाशें हैं या दीगर जख्मी हैं उनके इलाज के लिए हम परेशान हैं कि उनका क्या करें। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? जी जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं खुद पूरे ये जो हमारा कंटिजेंसी प्लान बना था इसका मैं खुद हिस्सा थी, और पहले ही सारी प्लानिंग करके और इसको मुख्तलिफ जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको दे दिया गया था कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। अभी मैं आपको बताऊं कि खुद DG PDM में DDMAs, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DCs हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो खुद पल पल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं और फील्ड में मौजूद हैं। ये सारी वीडियोस और रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ फूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो अफेक्टीज को बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है, और चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कोयटा में जो अफेक्टीज थे चंद खानदान, उनके लिए मैंगलाबाद और जो किली बंगलजई है वहाँ पर टेंट जो विलेजेस हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो पूरी कोशिश है, तमाम इंतजामिया जो है फील्ड में मौजूद है। इवन कि सुबह 4 बजे तक थी, मैं आपको बताऊं कि मैं इन टच थी DG PDMA के साथ जो खुद फील्ड में मौजूद थे। हमारे मिनिस्टर भी खुद वहाँ पर मौजूद थे, वो कलात भी बल्कि गए हैं, डिफरेंट ऑल भी इलाकों में गए हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि जितनी ज्यादा
रेस्क्यू और रिलीफ का एक सिलसिला होता है। आप देखें ये 3 फेजेस ही होते हैं कि रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। तो अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ का है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि तमाम जो लोग हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन तक बर वक्त पहुंचा अच्छा, जाए। ये बताइए कि और जोब के जैसा करीब जो तजावुज़ात की बात काकड़ मैं यहाँ खरासा पे का आपके जो साथ डैम कर है लूं वो भी टूट कि- गया था, उससे काफी घर जो है काफी नुकसान भी हुआ है। तो उसके पानी के अखराज के हवाले से क्या कोई इकदाम किए गए, और क्या जब ये डैम टूट रहा था तो उससे पहले कोई अलर्ट जारी किया गया था? सॉरी, मैंने आपकी आवाज कट गई थी, जरा रिपीट कर दें। मैं ये जोब के पास जो काकड़ खरासा का जो एरिया है वहां पे जो डैम टूटा है उससे काफी नुकसान हुआ है, तो क्या उस हवाले से कोई अलर्ट जारी किया गया था, या जो वहां पे पानी का जो अखराज है या वो अमल शुरू किया गया हुकूमत की जानिब से? जी जी बिल्कुल, देखिए यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी प्रॉपर प्लानिंग थी वो बर वक्त सारे SOPs जो थे वो लिए गए थे, लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन लोग जो हैं वो मानते ही नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो PDMA की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, इसमें सारे ऑपरेशन में एम्बुलेंसेज सर्विसेज, हैवी मशीनरी, बोट्स, रिलीफ ट्रक, डी वाटरिंग पम्प, एक्सकवेटर भी अरेंज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जहां जहां पानी खड़ा है उसको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। और अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखें बहुत से इलाकों में ये भी वाक़े हुए हैं कि लोग जो है जो खड्डे हैं वो खोद देते हैं, बजरी निकाल लेते हैं, मट्टी निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, जब पानी आता है तो वो फिर आपको पता ही है कि जब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप ये होल्स होते हैं, वहाँ पर पानी ठहर जाता है, और वहाँ से जब बच्चे या कोई कोई गुजरेगा तो उसे ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई बहुत गहरा खड्डा है। तो इस वजह से भी बहुत सारे ये वाक़यात कैजुअलिटीज के हुए हैं। जी फरा, ये फरमाइए कि आप जैसे बार बार आपने 2-3 दफ़ा ये फरमाया कि लोगों को पहले से अलर्ट दे दिया गया था, तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, लोग मानते नहीं हैं, तो ये तो हर साल की कहानी है, हर साल ये होता है। तो क्या पहले से लोगों को वाकई कहा गया था कि तजावुज़ात हटा दें, और अगर वो नहीं हटा रहे थे तो जैसे मुख्तलिफ शहरों में बाकी मुल्क के ऑपरेशन होते हैं तजावुज़ात हटाने के लिए, उस तरह का कोई ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया गया? जी देखिए, अभी हमारी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए चंद माह हुए हैं, तकरीबन अराउंड 8 मंथ्स हुए हैं, और ये पहली मॉनसून बारिश जो है अभी हमारे हुकूमत संभालने के बाद आई है। और कल ही सुबह चीफ मिनिस्टर ने इस पे इजलास भी बुलाया था और सख्ती से इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि अवाम की जानो माल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और ये तजावुज़ात जो हैं इसे फौरी हटाया जाए, और इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखें, पिछली हुकूमत की जो नालायकी है अब उसी को ही हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सारे मामलात को बेहतर तौर पर हैंडल कर लेंगे। जी अच्छा, तो बहुत से मामलात को हैंडल कर लेंगे। अब ऑपरेशन अगर आप इसके बाद शुरू करते हैं, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों की जो आपके लिए रुकावट का सामना है, जहाँ पे लोग नहीं मान रहे बात को? अभी बहुत मॉनसून आना है, उससे पहले से कुछ करने का इरादा है, मतलब कुछ पहले से प्लानिंग है? मॉनसून तो अभी शुरू हुआ है, जो सही मॉनसून है, तो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब इसकी शिद्दत में कमी आएगी बलूचिस्तान में, और जिस तरह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये प्रॉपर मॉनसून का सीजन जो है वो शुरू हुआ था, तो अब एक आध दिन में इसमें कमी आएगी, और बारिशों का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा शिद्दत से नहीं होगा। और बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग जो है चीफ मिनिस्टर की, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कल इजलास उन्होंने बुलाया था, और चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर प्रॉपर प्लानिंग भी तैयार की गई है, और फौरी एक्शन इस पे होगा, और इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं इस हवाले से आपको अपडेट भी करूंगी। रिहेबिलिटेशन का जिस वक्त आप बात करते हैं, हाँ हरमीत। अच्छा फरा, अगर हम देखें तो कल्ला सैफुल्लाह में अगर हमने देखा कि 4 जो है वो वहाँ पे लाशें हमें दिखने पानी में दिखाई दे रही थी, जिस तरह बहा के 4 इंसान को लेके चली गई। इस तरह बहुत सारे इलाके जो आपने गिने कि वहाँ पे हलाकत हुई, कैजुअलिटी हुई है, तो क्या आप लोगों ने कोई लाशें अभी तक निकालने में कामयाबी आपको मिली है? कितनी लाशें, क्योंकि 37 के करीब जो लोग हलाकत पूरे बलूचिस्तान में हुई है, और बहुत सारी जगहों में ऐसा है कि लोगों में बेचैनी पाई जा रही है, जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं। जी
जी बिल्कुल जी, जो कुछ ये जो डूबने के कुछ केसेस थे बिल्कुल ये भी सामने आए हैं और इसकी वजूहात मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और बहुत से जो अभी जिस तरह ऑपरेशन मैंने आपको कहा कि अभी फर्स्ट फेज में है कि रेस्क्यू और रिलीफ का जो प्रोसेस है वो जारी है। और ये जितनी भी डेड बॉडीज थी इनको जो है निकाल लिया गया है पानी से। और ये सोशल मीडिया का मैं आपको ये भी बताऊं, देखें हमारे जो जिस तरह आप लोगों को याद होगा कि हमारे शहरानी के इलाके में जंगलात में जो आग लगी थी और वो जो जंगलात की जो पिक्चर्स और वीडियोस शेयर की जा रही थी वो बलूचिस्तान के जंगलात भी नहीं थे। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी हाइप क्रिएट की भी जाती है, लेकिन ये हमारी जो यहाँ पर हुकूमत है, इंतजामिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पीडीएम में, डीडीएम में, नेवी, पुलिस, एफसी और आर्मी, ये सब ऑन द स्पॉट मौजूद हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीफ फराहम की जाए लोगों को। हमें जरा दुरुस्त कीजिएगा, हम तीनों मिलकर आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपने कहा प्रिकॉशंस भी सारी कर ली थी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी रेडी था, हर एक डिपार्टमेंट का आपने बारी बारी नाम लिया, वो सब रेडी थे, लेकिन सालों से हमें पता है कि अगर बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा तो फिर सैलाब भी आएगा, ये सारी सूरत हाल आपको पता है। अगर इन लोगों को पहले तजावुज़ात हटाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई थी तो वो ऑपरेशन भी करके इनको इस चीज़ से बचाया जा सकता था। मतलब सब कुछ होने के बाद, हलाकतें होने के बाद, इतना सारा नुकसान होने के बाद हमें पता होता है कि अब हमने ऑपरेशन करना है। पहले से इस तादाद को कम करने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए हमारी बैकअप तैयारी या हमारा प्लान उस तरह से क्यों नहीं होता कि हम इसको कैजुअलिटीज़ को कम कर सकें या हम तबाही को थोड़ा कम कर सकें? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमारी हुकूमत को चंद माह हुए हैं अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए और फौरी एक्शन ले लिया है चीफ मिनिस्टर ने इन्हीं तजावुजात के हवाले से। और इस पे आप एक आध दिन में देखेंगे कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि प्रॉपर प्लान बिल्कुल तैयार किया जाता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह मैं बार बार इसलिए आप लोगों के सामने ये रख रही हूँ कि जो लोग हैं, अवाम है, बात नहीं मानते हैं, उनकी बेसब्री और फिर जिस तरीके से वो ये बड़ा रेला जब पानी का गुजर रहा होता है उसमें से गाड़ियां लेके गुजरने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है डेथ्स की। आप जितने भी इलाके हैं अपने तौर पे भी पता करवा लें, यही एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये मैं आपको एक और बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगी। अभी जब फेडरल में बजट पेश हुआ था तो चीफ मिनिस्टर खुद भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली मिले थे। अब हमारे बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, आबादी भले कम है लेकिन बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते संभालते हमारे बहुत सारे फंड्स वहाँ पर निकल जाते हैं और हमारे जो डेवलपमेंट की जो फंड्स हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। जब तक बलूचिस्तान का शेयर बजट में नहीं बढ़ाया जाएगा, बलूचिस्तान के यही हालात रहेंगे। और बलूचिस्तान आप सबको पता है एक नेग्लेक्टेड सूबा है और हमारे जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर तो अब खुद बल्कि पर्सनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बार बार मिल रहे हैं इन्हीं तमाम मसाइल को लेते हुए। जी फरा, आखिरी सवाल समझ लीजिए और वो ये है कि रिलीफ के हवाले से भी बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग मुख्तलिफ इलाकों के ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हम अभी तक भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? जी, इस हवाले से भी मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि पूरी एक कंटिजेंसी जो हमारा प्लान था वो पहले से तैयार था और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया था। और बहुत से ऐसे जो काम हैं हुकूमत के, देखें ये फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं अफेक्टीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे खानदान जो हैं उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया गया है और पूरी कोशिश है कि जो लोग रह गए हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वहाँ भी बर वक्त पहुँचा जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में बजट भी आ जाता है इंसान का, जैसे उन्होंने कहा कि सूबे को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट की बात कीजिए, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अभी रिसेंटली आई है, उस तरह से हम एक्शन नहीं ले सके तजावुज़ात के खिलाफ जिस तरह से हमें लेना चाहिए था। तो बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन अल्टीमेटली जो मुतासिर होने वाला शख्स है उसको ये सारी बातों का नहीं पता। जिनके घर में हलाकतें हुई हैं उनको ये नहीं पता कि हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की या हमारे लिए बर वक्त नहीं पहुँचे। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ऐसा लगता है और सुनने में भी आता है, देखने में भी आप लोग को यही समझ आता है कि आफ्टर कोविड-19 फाइनली वी स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान। मुश्किल से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन शॉपिंग, सब चीज़ों को हमने ऑनलाइन स्विच किया। लेकिन अब नौजवानों के लिए इसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम को किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में एक अहम जगह दे दें और हम ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो घर से बैठकर काम करके कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमने शो में इनवाइट किया है वहाब को। फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट है। फ्रीलांसिंग से आपको समझ आ गया होगा कि हमारा टॉपिक आज का ये है, वहाब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बड़ा एक सुनने में आता है फ्रीलांसिंग के बारे में, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये एक मिथ भी है कि हाउ टू वर्क, वेयर टू वर्क। अब हमारे पास 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइबर है, जो बहुत सारे बच्चे यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता उनको आसान अल्फाज में बताएगा घर बैठ के फ्रीलांसिंग के ज़रिए कैसे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। और ये बड़ा आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है फ्रीलांसिंग के हवाले से। देखिए, मैं कुछ स्टैट्स के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के फ्यूचर को और अभी करंट को मैं डिस्कस करके फिर मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर में अगर फिस्कल ईयर के जो स्टैट्स आए थे आईटी की तरफ से, इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री की तरफ से, तकरीबन $216 मिलियन का फ्रीलांसर्स ने फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में लेकर आए, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। और अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत तो ये 17% अप पे गई है, ठीक है, जो कि एक बड़ी खुशाइंदा और बड़ी एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, ये जो 1 मिलियन फ्रीलांसर हैं, ये मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 65% जो आबादी है वो यंगस्टर्स पे है। तो अगर देखा जाए तो 1 मिलियन इनके 10 लाख कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो स्टैट्स बता रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगले 5 सालों तक तकरीबन ये फ्रीलांसिंग की ओवरऑल इंडस्ट्री 405 यानी कि $405 बिलियन पे पहुंचने वाली है। और पाकिस्तान को अगर इसी प्रोग्रेस रेट से देखा जाए तो पाकिस्तान तकरीबन $2.5 बिलियन तक मैक्सिमम अगले 5 सालों तक एक जो एस्टिमेट किया जा रहा है पहुंचे, जो कि मुझे लगता है अभी भी बहुत कम है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि $400 बिलियन की एक इंडस्ट्री बनने जा रही है अगले 5 सालों तक। और हम अभी भी हम तकरीबन $214 मिलियन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। हमारे पास अभी जो इस वक्त सबसे ज़बरदस्त और एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है वो फ्रीलांसिंग ही है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है सिंपल वर्ड्स में कि आपने कोई किसी किस्म की कोई हैजल फ्री बिजनेस, यानी कि आपने कोई किस्म का टैक्स नहीं देना, जो ओवरऑल कमर्शियल टैक्स होता है, कोई आपने बोर्ड नहीं लगाना, कोई आपने कमर्शियल यूनिट नहीं पे करना। आपने अपने घर में बैठना है, आपने घर में बैठ के एक लैपटॉप और अपने इंटरनेट की मदद से अपवर्क, फाइवर की साइट्स पर जाकर अपने अकाउंट्स बना के वहाँ पर सर्विसेज बेचनी है। वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वो ऐप हो सकती है, इवन के सबसे ईजीएस्ट सर्विस डाटा एंट्री, ठीक है, जो कि मैट्रिक पास बच्चा भी इजीली कर सकता है, बल्कि मैट्रिक की भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो कोई भी बंदा इजीली डाटा एंट्री का काम कर सकता है। तो ये इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, घर बैठ के पैसे कमाना। अच्छा, देखिए मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है सर। मैंने अपवर्क पे मैं गई, मैंने साइन इन किया, वहाँ पर ना एक वीडियो क्लिप वायरल था। इंडिया से एक लड़का था, वो गधे के साथ ना विश करता था कि हैप्पी बर्थडे समथिंग लाइक ना। अच्छा, वो वायरल हो गया। अब वो उस एक वीडियो का चार्ज करना शुरू हो गया। एक आइडिया था, लेम आइडिया था, लेकिन आइडिया था। अब बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से उसको ये रिक्वेस्ट आती थी कि मैं ये वीडियो बना के मैं बहुत लीस्ट बता रही हूँ आपको कि इस तरह से भी पैसे कमाए जा रहे हैं अपवर्क पे, कि आपको पैसे देते हैं, आप उसी के साथ जो आपका वीडियो वायरल हुई थी उसका एक क्लिप बना के हैप्पी बर्थडे का मेरे फलां को विश करना है, आप बना के भेजते। लोग ऐसे भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ कोई स्किल है तो आप वक्त पे काम कर सकते हैं फाइबर पे। लेकिन अगर कोई स्किल नहीं है तो काम करवाया कैसे जा सकता है, टीम कैसे बनाई जा सकती है, फिर पैसा कैसे कमाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, हमें इनकरेज करना चाहिए कि लोग सीखें, लर्निंग एटमॉस्फेयर में है। ये जो चीज़ें हैं जो आपने बताई, ये इसको कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स बन जाना। जैसे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर नज़र आते हैं। इनमें भी 2 किस्में होती हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि एक इसकी वीडियो वायरल हो गई और वहाँ से उसको, ये एक किस्म का जैकपॉट होता है जो कि हर बंदे का नहीं लग सकता। ये वंस इन अ ब्लू मून किसी बंदे का अगर लग गया तो लग गया। लेकिन जो एक्चुअली में जिससे आप पैसा कमा सकते हैं वो आप इन्हीं तरीकों से, स्किल पे ही है। और स्किल बेस के ऊपर आप
मतलब आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाके अपना पूरा का पूरा बिजनेस, एक आप अपने साथ 50-100 बंदे के करीब अपने साथ फ्रीलांसर्स जोड़ के आप सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरफ भी आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकटॉक जैसे फोरम्स और स्नैक वीडियोस मौजूद हैं, जहां पर आप जाकर आप इस तरह की वीडियोस बना के वायरल। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल को, इंडिया की जो आपने एग्जाम्पल दी है, मैं इसकी एक और इंडिया की एग्जाम्पल देता हूँ जो प्लस कर देगा इस बात को। इस वक्त जो इंडिया के अंदर पिछले दिनों एक मूवी रिलीज हुई थी KGF 2 के नाम से, जो कि उसका पहले का दूसरा सेकंड वर्जन आया था, उसका जो वीडियो, जो पूरी जो मूवी को जिसने एडिट किया है वो भी एक 18 साल का इंडियन लड़का है। और वो कैसे सिलेक्ट हुआ था, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़े ना, आपको बड़ा मतलब आप बड़ा उससे अमेजिंग स्टोरी है कि उस एक जो उसका प्रोड्यूसर था, उसके प्रोड्यूसर ने एक शो करवाया, ये कंपटीशन करवाया कि उसमें मुझे कोई अब वीडियोस बना के दें जो भी, तो उसमें वो बच्चे की वीडियो जो क्लिप था वो सिलेक्ट हुआ। और सिर्फ उस बेस, उस स्किल के ऊपर, कोई नहीं उसका कोई क्या क्वालिफिकेशन है उसको साइड पर रख के उसने इतना $मिलियंस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी मूवी है और उसने करोड़ों का बिजनेस किया इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसको उसने पूरी मूवी का जो है एडिटिंग का उसने उसे दिया। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ें, क्योंकि स्किल बेस एक ऐसी चीज़ होती है जो बंदे को एम्पावर करती है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट है वो डे बाय डे हाई होता जा रहा है, सबको पता है। पेट्रोल प्राइसेस से लेकर जितनी भी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम खुद एक अदारा चलाते हैं स्किल बेस्ड PNV ट्रेनिंग्स के नाम से, हम अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि यार आपने इस पेट्रोल या इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं रोना, ये रोना धोने वाली चीज़ों को आप साइड पे रखो। जहाँ पर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, एक स्किल सीख के 5 बजे के बाद अगर आप अपने इसको कन्वर्ट कर दें, जहाँ पर आप 50,000 सैलरी ले रहे हैं, आप 1 लाख रुपया ऊपर स्किल से कमा सकते हैं। तो फिर आप अपने इनकम सोर्सेज इंक्रीज करें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर 4th नंबर के ऊपर, पूरी दुनिया में 4th नंबर पे एज ए फ्रीलांसर पूरी दुनिया में मौजूद है। तो इतना पोटेंशियल जिस मुल्क के मौजूद है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पेट्रोल प्राइसेस, वो ठीक है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे नहीं कर सकते, फ्यूल प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, स्किल सीखे, हम उसी पैसे को 4 गुना डबल कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये फरमाइए कि जहाँ स्किल सीखने की बात, अच्छा, वैसे एक सेकंड हरमीत, माफ़ी चाहता हूँ मैं, पहले भी जैसे आपने जिक्र किया ट्रेनिंग का, और ये भी ऐसा लगता है जैसे कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी है हमारे यहाँ। जैसे हिंदुस्तान की आपने मिसाल दी, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को धड़ाधड़ बहुत शानदार तरीके पे ट्रेन करके फेंक रहे हैं मार्केट में, और उनकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा, कई $1 बिलियन इंडस्ट्री है, वो तरक्की कर रही है। तो हमारे यहाँ वो क्यों नहीं हो पाया? उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? किस तरह के इंस्टीट्यूट होने चाहिए? अगर कोई बच्चा सेलेक्ट करना चाहे बेसिक ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या देखे उसके अंदर? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या अदारे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उसके ट्रेनर्स होते हैं। क्योंकि अदारे ने तो आपको कुछ नहीं सिखाना, आपको उसके अदारे ने तो सिर्फ मेंटेन करना होता है प्रोडक्ट को, कि उसने जो हायरिंग है, क्वालिटी है, उसको मेक श्योर करना है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपने किसी से भी सीखना होता है, वो उसका ट्रेनर होता है। तो किसी भी, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, यानी कि ट्रेनिंग है, उसमें ट्रेनर जो है वो बेसिकली आपको डिलीवर कर रहा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे काफ़ी ऐसे अच्छे अदारे डे बाय डे आते जा रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी को भी चूज़ करना है अदारे को एज ए, तो आपने चूज़ करना है कि क्या वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको अगेन तो नहीं वो थ्योरी के अंदर लेके जा रहे, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल है, ग्राफिक है प्रैक्टिकल है, वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिकल है, इवन कि आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो भी प्रैक्टिकल है कि आपने SEO ऑप्टिमाइज के मुताबिक कैसे कंटेंट करना है, कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट, अगर किसी भी आपने ट्रेनर से या किसी भी इदारे से अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, तो उसका पोर्टफोलियो आपको देखना है कि क्या वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उसके पीछे सक्सेस स्टोरीज कितनी है, यानी कि उसके जो लुमना बच्चे वो क्या मार्केट के बेसिकली पाकिस्तान के अंदर शऊर क्यों नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर शऊर डेवलप हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि शऊर नहीं है, लेकिन मसला क्या है हमारे यंगस्टर्स का, वो टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। आपको एक स्टडी के मुताबिक एवरेज पर्सन दिन में 4 से 5 घंटे अब सोशल मीडिया का यूज़ करता है। 37% लोग सुबह उठ के जो सबसे पहला काम करते हैं वो अपना व्हाट्सएप या फेसबुक स्टेटस चेक करते हैं, और 48% लोग जो आखिरी काम करते हैं वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक करके सोते हैं। तो शऊर है, प्रोग्राम की मदद से हम दे रहे हैं, डायरेक्शंस देनी, हमने उसको डायरेक्शन देनी है, उसको हमने उसको गाइड करना है कि बेटा आपने जो 6 घंटे इस पे सोशल मीडिया पे आपने वेस्ट करने हैं, उसी को आप मनी मेकिंग पे लगा दें। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह करके इस क्वेश्चन को क्लोज करना चाहूँगा
कि एक बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स कार का, स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक है, वो उसको ड्रीम है कि वो स्पोर्ट्स बाइक को देखे, तो वो उसी को अगर व्लॉगिंग की शक्ल में ले जाए कि वो स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर व्लॉग बनाना शुरू कर दे, लोगों को बताना शुरू कर दे, तो वो क्या करेगा कि वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। मतलब आपने डायरेक्शन देनी है कि बेटा अपने शौक के अंदर ही रहो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लो और उसको मॉडिफाई कर दो, और यूट्यूब पे व्लॉग्स डालेगा, वो 6 महीने साल के बाद वो पैसा कमाने के काबिल हो जाएगा और वो इन्फ्लुएंसर बन चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त जो ट्रेनिंग्स का है वो काफ़ी अच्छा एक सिलसिला चल रहा है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इसमें गैप मौजूद है। उसकी वजह ये है कि अभी उस तरह अदारों को एम्पावर नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट नो डाउट सपोर्ट तो कर रही है, मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्रीलांस के ऊपर इंक्यूबेशंस चल रही हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये $400 बिलियन को अगर हमने अगले 5 सालों में, इसमें से अगर मैं समझता हूँ कि 10% भी अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी इस वक्त सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को समझे कि आगे आने वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें इसके अंदर अगर निकलना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आना पड़ेगा, और साथ साथ हमें क्वालिटी के साथ अपने यंगस्टर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और उनका भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने टाइम वेस्ट करने की बजाय वो इस चीज़ को सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे वहाँ ये बताएं, चले हमने लोगों को कन्विंस कर लिया इस सेगमेंट के थ्रू, एटलीस्ट हमने एक डायरेक्शन दे दी लोगों को कि अगर आप घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो आप आसान तरीक़ों से व्लॉगिंग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या इन्फ्लुएंसर के अलावा भी फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू डू इट। हम अगर अपवर्क की बात करें, फाइबर की बात करें, ये तो हमारी फिंगर टिप्स पे है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जिस पर जाकर अपनी स्किल्स को बेचा जा सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आवाज़ ठीक है या मैं वॉइस ओवर दे सकती हूँ, तो मैं अपना वॉइस ओवर के कॉन्टेक्स्ट में या इस कैटेगरी में एक डाल देती हूँ कि अगर किसी ने भी पूरी दुनिया में किसी कंपनी ने वॉइस ओवर कराना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या ऐसे काम होता है? कौन कौन सी साइट्स है जो काम करती हैं? इस लिहाज से ये गाइड कीजिएगा। देखिए, वैसे तो 2 तरीके से फ्रीलांसिंग होती है। एक होती है इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, एक होती है लोकल फ्रीलांसिंग। ठीक है। इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग में भी आगे 2 मेथड होते हैं। जैसे कि एक आप हायर करते हैं या सर्विसेज आप देते हैं डिफरेंट वेबसाइट, जैसे फाइवर, अपवर्क, ये दुनिया में ऐसी साइट्स हैं जो नंबर 1 नंबर 2 पे। उसके बाद गुरु भी आ जाता है, और इस तरह की बेशुमार, मतलब जो है पाकिस्तान के अंदर भी बताइएगा और इंटरनेशनल भी बताइएगा। हाँ जी, मैं आपको इंटरनेशनल ही बता रहा हूँ। इंटरनेशनल में आपके पास फाइवर, अपवर्क, गुरु, और इसके अलावा जो है इसके अलावा आपके पास जूम के नाम से भी एक वेबसाइट अभी इंट्रोड्यूस हुई है। इस तरह करके आपके पास काफ़ी, ये 5 टॉप हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको कंपटीशन भी इतना नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको बायर भी इतना नहीं मिलेगा, सेलर भी नहीं, तो इनका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अभी बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं लोकल मार्केट में आए, तो लोकल मार्केट में वेबसाइट्स का तो अभी इस तरीके से काम नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई भी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी स्किल सीख के आप लोगों को खुद इनबॉक्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कर सकते हैं, अपना खुद ऐड चला सकते हैं अपने सर्विसेज का कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और इसके ऊपर लोग आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, क्योंकि उनके बजट नहीं है कि वो इन हाउस पूरा एक सोशल मीडिया का या कोई एक पूरा वीडियो का डिपार्टमेंट या पूरा ग्राफिक का बनाए। तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ एज ए फ्रीलांसर, क्योंकि मैं भी जब मैंने भी अपने करियर का स्टार्ट किया था तो मैंने भी एज ए फ्रीलांसर किया था, और फ्रीलांसिंग से ही मैंने उसके ऊपर स्किल सीख के अपनी फिर आगे स्टेप बाय स्टेप कंपनी को जो है उसको किया। तो लोकल के अंदर आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है, वेबसाइट्स तो उस तरह मौजूद नहीं है, मौजूद हैं लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है, ना ही इसके ऊपर इतना ट्रैफिक मौजूद है। तो बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप अपना पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज मेंशन करें, और उसी को आप लोगों को इनबॉक्स डीएम जिसे कहते हैं डीएम करें, और साथ साथ आप उसका पेड ऐड थोड़ा सा चलाएं, तो आपको उससे क्यूरी जनरेट होगी, उस क्यूरी को आप कन्वर्ट करना शुरू कर दें बिजनेस कन्वर्जन में। हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, जी जी, इन्होंने कुछ अर्सा पहले हमारे साथ थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का कि हमने इसको $1 बिलियन तक लेके जाना है इंडस्ट्री को। उसके लिए कुछ इकदाम का उन्होंने जिक्र किया था। तो आपको लगता है कोई इकदाम गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई हेल्प मिलेगी, या लोग बस अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो जितना पिछले 3 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री में काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपके साथ स्टैट्स के साथ शेयर किए कि 16% ग्रोथ आई है लास्ट फिस्कल ईयर से अब, यानी कि उससे पहले $184 मिलियन की इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, अब 214 की हो गई है। तो लास्ट 6 मंथ के अंदर 16% का ग्रोथ आया है।
लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अभी भी बहुत लो स्केल पे हैं, मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो 65% जो है वो यंगस्टर्स मौजूद है, जो कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन, सिर्फ 10 लाख फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, बाकी सारे सॉरी टू से मतलब टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और काम प्रोडक्टिव। लेकिन इसमें जो करने वाला है गवर्नमेंट को काम, वो ये करने वाला है कि अभी एक वैसे चीज़ आ भी रही है 5G, इंटरनेट के ऊपर आपकी पूरी फ्रीलांसिंग चल रही है सर। अगर आप इंटरनेट को मज़ीद बेहतर, तो जो अगर एडिशन करने वाले हैं वो ये कि एक तो इंटरनेट की स्पीड को 5G पे जल्द से जल्द लाया जाए जिस पे काम हो रहा है। दूसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स अभी भी गवर्नमेंट के मौजूद हैं वैसे, लेकिन इसकी अभी उस तरह वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा काम हो रहा है लेकिन उस तरह नहीं, इसको बढ़ाया जाए। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक बंदे को बुलाया है, उसको कहा कि यार तुमने यहाँ पर बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, यहीं पे तुमने काम करके निकलना है। 6 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड पे करे, उसको बिठाए, 3 महीने की ट्रेनिंग दे। इस तरह प्लान 9 और प्लान X की शक्ल में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन ये उस तरीके से स्केल पे नहीं है कि अगर देखा जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा अभी ऐसे लोग हैं जो इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो मैं ये गवर्नमेंट को रेकमेंड करूँगा कि इनक्यूबेशन सेंटर्स को मैक्सिमम बढ़ाया जाए और लोगों को क्वालिटी ट्रेनिंग उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो दे सकते हैं गवर्नमेंट तो वो दे भी रहे हैं, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर तरीके से बढ़ाया जाए। अच्छा, वहाँ मुझे ना करेक्ट कीजिएगा इस मामले में, बहुत सारे लोग कहते हैं और सुनने में चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं नौजवानों को, ख़ासतौर पर बड़ी तादाद में लोग कहते हैं आप अमेज़ॉन से पैसा कमा सकते हैं, आप दराज से पैसा कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने बहुत एक्सेल किया है पिछले कुछ सालों में। तो हम इसे किससे कनेक्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से? लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, फिर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे पास एक केस स्टडी है, हमारा स्टूडेंट एक था, उसने हमसे दराज का कोर्स किया था। हमने उसकी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए उसे बुलाया 1 साल बाद। सर कैन यू बिलीव, हमारे PNV ट्रेनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी उसकी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड मौजूद है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है वहाँ पे जाके। सर 16 साल का बच्चा है और 2 मिलियन रुपीस की सेल कर रहा है वो दराज के ऊपर। जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना मैं परेशान हो गया। मैंने उसको फौरन बुलाया अपने ऑफिस में, अगले दिन ही मैं उससे मिला। मतलब बड़ा सादा सा छोटा सा बच्चा 16 साल का। मैं कहा यार बेटा तुमने कैसे कर लिया? कहता है कि सर मैंने, अब सुनने वाली बात है, जो करना चाहे अपनी लाइफ में वो क्या नहीं कर सकता। कहता है मेरे वालिद साहब का जो ना इलेक्ट्रॉनिक सेल का काम था, दुकान एक छोटी सी। मैंने क्या किया, मैंने वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप कितने हफीज़ सेंटर वगैरह में कॉन्टैक्ट, लाहौर बेस्ड है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे उनके नंबर दे दें। मैंने उनके नंबर लिए और उन सब लोगों को कॉन्टैक्ट करके कि आपने अपना सामान बेचना है, मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन मैं उस पर कमीशन लूँगा XYZ। मतलब आप 500 की चीज़ दे रहे हैं तो मैं 700 की बेचूंगा ऑनलाइन के ऊपर। उसने दराज के ऊपर उन सब प्रोडक्ट्स की रेंज को लगा दिया और 1 से 1.5 साल बाद उसकी जो रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू जो सेल है वो 2 मिलियन के ऊपर पहुंची, यानी कि 20 लाख रुपया। मैंने कहा नेट प्रॉफिट तुम्हें क्या बचता है? ये तो तुमने सेल कर दी ना, तुम्हें क्या बचता है? कहता है सर 4 से 6 लाख रुपया मुझे पर मंथ मेरा नेट प्रॉफिट है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने के लिए। बड़ी कहानी बताई आपने और उम्मीद ये है कि 65% जो आप कह रहे हैं कि हमारे यूथ है और वाकई है, उसको फ़ायदा होगा और इस चीज़ में आने की ज़रूरत है। फ्रीलांसिंग आसान कर दिया, मतलब इन्होंने जो डिस्कशन की उसके बाद तो जो लोग कहते हैं पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न, इसके लिए आसान अल्फाज में बाकायदा तरीक़ों के साथ आपको बता दिया कि घर बैठ के अगर लोकल मार्केट तब भी, नेशनल मार्केट है तब भी और इंटरनेशनल मार्केट है तब भी आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।